आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर परिवहन। यहाँ पे परिवहन को डिटेल में जानेंगे और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं परिवहन और समझते हैं सबसे पहले परिवहन कहते किसे हैं, है ना। परिवहन को हम कहते किसे के हैं। तो देखिए परिवहन क्या होता है। परिवहन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। अगर कोई चीज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमको पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जाएंगे, अब जिस रास्ता से जाए ना, जिस रास्ता से जाएंगे, जिस साधन से जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं परिवहन, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे इसी को बोलते हैं परिवहन। तो इसको सिंपल से बोल सकते हैं कि एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। तो यहाँ हम परिवहन चैप्टर पढ़ते हैं, तो परिवहन में यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखते हैं। परिवहन की परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, किससे, उसके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, है ना, शरीर की कोशिकाओं तक लाना। जैसे हम लोग कोई चीज खाना खाते हैं तो उससे हमको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना, ऊर्जा चाहिए उसमें। तो हम लोग क्या आता है, जब खाना खाते हैं तो जितना भी समस्त उपयोगी पदार्थ है वो जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक लाना, और जहां से वो उसको निकालना चाहिए, है ना, वहां तक पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वहीं लिखा गया है कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां ये शरीर के बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, परिवहन। क्या कहते हैं, परिवहन। यानी जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसको शरीर में जहां जिसको चाहिए, कोशिका को चाहिए, तो कोशिका तक उसको पहुंचाना, और जो हमारे शरीर में हानिकारक चीज है, लाभदायक चीज नहीं है, उसको उन कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां से वो बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो यहाँ से परिवहन की डिफिनेशन भी पूछ लेता है ना, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब यहाँ पे है एक चीज कि परिवहन तंत्र क्या है, परिवहन तंत्र। तो तंत्र क्या होता है कि जिस रास्ता से जाता है, जिस साधन से जाता है, वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्र, एक सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे देखो कि जीवों के शरीर में, है ना, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन, पदार्थों के परिवहन, परिवहन मतलब एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परिवहन। परिवहन तथा स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन कहते, परिवहन तंत्र कहते। क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र, है ना। परिवहन मतलब एक बार गया, स्थानांतरण फिर वहां से क्या आ गया, तो एक बार गया और आ गया, इसको क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। यानी जिस साधन से वो जाता है क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र कहलाता है। अब यहाँ पे आगे है कि पदार्थों में परिवहन, पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, जो भी पदार्थ खाना पदार्थ लेते हैं अंदर, तो ये जो जाता है यानी उसका परिवहन कैसे होता है। तो उसका जो परिवहन होता है बहुत पार्ट से होकर गुजरता है, एक तंत्र कैसे गुजरता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पदार्थों का परिवहन। यहाँ पे देखो कि यहाँ लिखा गया उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। किसके, कहां तक पहुंचाना, जो भी पदार्थ है, जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना, कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया पदार्थों का परिवहन कहलाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पदार्थों का परिवहन क्या है, तो वहां डिफिनेशन देना है कि उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यानी शरीर के जितना भी कोशिका है जिसको चाहिए, है ना, कोशिका तक पहुंचाना, और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पदार्थों का परिवहन क्या होता है। तो जो भी पदार्थ हमको शरीर में जहां जिसको चाहिए, जिस कोशिका भी को चाहिए, वहां तक पदार्थों को पहुंचाना, फिर वहां से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, पदार्थों का परिवहन। यहाँ पे है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। जैसे हम लोग में होता है परिवहन, वैसे भी क्या होता है, पेड़ पौधा में भी होता है, क्योंकि वो भी एक क्या है, एक जीव है। तो यहाँ पे हाँ सजीव है। यहाँ पे लिखा गया है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन क्या होता है। एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में
पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि शैवाल में परिवहन कैसे होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण, है ना। जैसे परिवहन मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो शैवाल क्या होता है? एक छोटा छोटा होता है ना, शैवाल बहुत छोटा होता है। तो जब बहुत बहुत सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म जीव होता है, बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि शैवालों में जो पदार्थों का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में, जटिल मतलब जो लंबा लंबा पौधा है ना, जो लंबा लंबा पौधा है, उसमें क्या होता है? वह पदार्थों का परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। जब यहाँ पे छोटे छोटे हम सूक्ष्म पौधा लेंगे, जैसे क्या हो गया? शैवाल, है ना, बहुत छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है? वो उसमें ज्यादा स्थान तो होता नहीं, है ना, बहुत छोटा होता है। तो उसमें जो पदार्थों का परिवहन होगा वो होगा किसके चलते? विसरण के द्वारा। लेकिन जब हम पेड़ पौधा के बारे में बात करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पेड़, ये पेड़ पौधा के बारे में बात करेंगे, तो उसमें परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, है ना, पानी को ऊपर ले जाना, फिर खाना को पहुंचाना। तो इसके लिए क्या होता है? एक उसमें साधन होता है, जबकि शैवाल में साधन नहीं होता है। तो शैवाल में जो पदार्थों का परिवहन होता है किसके चलते होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन पेड़ पौधा में वो यहाँ पे पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। इससे याद यही रखना है कि मतलब जो जितना भी पेड़ पौधा है उसमें परिवहन, पदार्थों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम रहता है। जबकि शैवाल में क्या रहता है? शैवाल में क्या होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। तो यहाँ समझ गए पदार्थों में परिवहन कैसे होता है, पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अब यहाँ पे समझते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? जाइलम और फ्लोएम के बारे में। यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। यहां से ये पेड़ है ना, सॉरी यहाँ बैक हो गया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पेड़ है। पेड़ में जाइलम कहाँ होता है? तो ये पेड़ है, दिख रहा है सबको? पेड़ है। अब देखो वो ये पेड़ है, अंदर क्या गया है? ये जड़ गया है ना, ये जड़ गया है ना अंदर। और ये देखो ये बाल के जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना, इसे बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर, है ना, रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करता है कि अगल बगल से जितना भी पानी होता है उसको सोख करके लाता है ना। रूट हेयर क्या करता है? अगल बगल से पानी को सोख करके लाता है। देखना कि अगर यहाँ पे पेड़ है ना, कहीं जाना पेड़ के नीचे में, तो अगर ये पेड़ है तो उसका सिर जो होगा ना बहुत दूर तक गया रहता है ना। उसी में वो ये जो पतला पतला सिर होगा उसे बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं। और ये क्या करता है कि दूर दूर से पानी को सोख करके कहाँ लाता है? ये रूट के पास, जड़ के पास लाता है। और जड़ में देखो ये लाल लाल दिख रहा है, ये लाल लाल, ये वाला पार्ट, ये यहाँ जाइलम रहता है। क्या रहता है? जाइलम। यही क्या रहता है? जाइलम। तो ये पानी लाता है कौन? रूट हेयर। और जाइलम इसको लेकर के ना ऐसे देखो इस रास्ते से जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, इस रास्ते से कहाँ पहुंचा देता है? ये देखो पत्ती में चला गया ना, ये पत्ती में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? पत्ती में पहुंचा देता है। तो यहाँ क्या रहता है? जाइलम। अब देखो जब ये पत्ती में यहाँ पहुंचा देगा तो खाना कौन बनाएगा? पत्ता बनाएगा, है ना। हरा भाग बनाता है तो पत्ता हरा भाग होता है। अब देखो खाना बनाकर अगर वो अपने खा लेगा तो खाना तो इस जड़ को भी चाहिए ना। इसके पास तो हरियाली होता नहीं है ना, इसके पास हरियाली होता नहीं, हरियाली नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, तो खाना बनाएगा नहीं। खाना कौन बनाएगा? पत्ता। तो अगर पानी यहाँ से गया है तो खाना तो इसको भी चाहिए। तो ये क्या होता है? यहाँ रहता है फ्लोएम। हरे भाग में क्या रहता है? फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। ये फ्लोएम क्या करता है कि इस खाना को प्रत्येक भाग में पहुंचा देता है। देखो यहाँ पे हरा भाग है ना, ये हरा वाला भाग, ये देखो इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, ये जड़ में भी आ गया। यानी हरे प्रत्येक भाग में, पेड़ पौधा के प्रत्येक भाग में खाना को कौन पहुंचा देता है? फ्लोएम। जबकि पानी का कौन लेता है? जाइलम। तो पौधों में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम, है ना। पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम। यही यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे जाइलम। अब देखो जाइलम क्या होता है, वैसे समझ गए जाइलम क्या होता है। यहाँ वही लिखा गया है कि जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं, जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? जल एवं खनिज लवण, है ना। कोई पूछेगा कि जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण कौन करता है?
तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम, है ना। यहाँ लिखा गया है जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों में स्थानांतरण में सहायक होती है। ये मूल रोम द्वारा जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? हाँ, जाइलम का काम क्या है? वो कि यहाँ जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर कहां तक पहुंचाना? पत्तियों तक पहुंचाना। अब देखो हम समझते हैं फ्लोएम क्या होता है ना। फ्लोएम अभी बताए थे फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं, कौन हुआ? चालनी नलिकाएं पौधों के हरे भागों में निर्मित भोजन को दूसरे भागों में वितरित करती है। वितरित मतलब बांटती है। वितरित मतलब क्या होता है? वितरण करना यानी बांटना। तो पौधे के हरे भाग से भोजन लेकर के पौधे के हरे प्रत्येक भाग में बांटना, ये कौन करता है? फ्लोएम करता है। फिर से बोलो, जाइलम का काम क्या है? वो जड़ से खनिज एवं जल को पत्ती तक पहुंचाना। खाना कौन बनाएगा? वो पत्ती बनाएगा, है ना। पत्ती बनाएगा क्योंकि हरा भाग है वो, और वो खाना बनाएगा तो फिर खाना तो वो नहीं खाएगा, मतलब वो खाएगा और सब खाएगा, तो नीचे भी उसको खाना आना चाहिए। तो क्या करता है? फ्लोएम खाना लेकर के वहां से पूरे भाग में पहुंचा देता है। यही यहाँ लिखा गया है कि फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं पौधों के हरे भागों में जो निर्मित होता है भोजन को दूसरे भागों में वितरित करती है। अब समझते हैं यहाँ पे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में अक्सर आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जाइलम और एवं फ्लोएम में निम्नलिखित भेद क्या है? भेद मतलब अंतर, है ना। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। तो यहाँ से बहुत ही आसान है ये लिखना। जाइलम का काम क्या है? वो जाइलम कहाँ रहता है? जाइलम नीचे में रहता है, जड़ में रहता है। जाइलम का काम क्या है कि जाइलम जड़ से पानी कहाँ पहुंचाता है? पत्ता में। कहाँ पे? पत्ता में। और भोजन बनाता है वह कौन? हरे भाग यानी पत्ता। और वहां से भोजन को कौन भेजता है? फ्लोएम। फ्लोएम हुआ, देखो ये जो फ्लोएम है ना, ये फ्लोएम, ये मान लो ये पत्ता खाना बनाया, ये यहाँ से इधर भी चला गया भोजन लेकर के, ये इधर भी चला गया भोजन लेकर के। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। भोजन लेकर ऊपर भी गया और नीचे भी गया। लेकिन जाइलम क्या करता है कि जड़ से पानी लेकर केवल ऊपर जाता है। जड़ से पानी लेकर केवल ऊपर रहता है। और जाइलम पानी पहुंचाता है ना, पानी और खनिज लवण को पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? वो भोजन को पहुंचाता है। यही लिखा गया यहाँ पे कि जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित भेद क्या है? भेद मतलब क्या होता है? अंतर। तो यहाँ एक साथ लिखेंगे जाइलम। जब भी कोई दो चीज के बीच में हमको डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, तो यहाँ से उसको पेज क्या करना है? दो भाग में बांट देना है, ऐसे लिखना है, तब जाकर के मार्क मिलेगा। यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम। तो बोला जा रहा है कि जाइलम देखो इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिका क्या होती है? मृत होती है। जबकि फ्लोएम क्या होता है? वह इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। यहाँ से जाइलम का जो कोशिका है ना, वो क्या होता है? मृत होता है। और यहाँ से फ्लोएम का क्या होता है? जीवित होता है। देखो यहाँ पे जाइलम में लिखा गया है यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। ये जो जाइलम जो है ना, यहाँ से क्या करता है? जल और लवण को स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण समझते हो? एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर रख देना क्या कहलाता है? स्थानांतरण, है ना। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रख देना, क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। जबकि परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन। स्थानांतरण का मान देखो यहाँ पे एक कोई पदार्थ है ना, उसको उठाकर हम यहाँ रख दिए, ये क्या कहलाएगा? ये इसका स्थानांतरण हो गया। लेकिन इस पदार्थ को यहाँ से यहाँ तक ये जो ले गए, तो ये क्या कहलाएगा? परिवहन। स्थानांतरण परिवहन, समझ गया वो? तो यहाँ पे लिखा गया है यह जल एवं घुलित खनिज का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। यानी ये जड़ से लेकर के कहाँ भेज देता है? पत्ता में रख देता है। जड़ से उठाकर कहाँ रख देता है? पत्ता में रख देता है। और यहाँ क्या होता है? वो यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण मतलब वितरण, है ना। यहाँ से यहाँ ला जाकर के पूरा बांट देता है। ये जो खाना बनाएगा ये उठाकर क्या करेगा? सबको बांट देगा। तो ये समझ गया। यहाँ से वो तीसरा देखो, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव होता है ना, ऊपर की ओर होता है। इसमें जो भी है ना, इसमें जल तथा घुलित खनिज लवणों का जो बहाव मतलब क्या होता है? ये ऊपर जाता है। कहाँ जाता है ना? बहाव जो होता है ऊपर की ओर होता है। यानी ये नीचे से कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर। जाइलम का काम क्या है? नीचे से ऊपर ले जाना है। किसको ले जाना? पानी और खनिज लवण को। जबकि इसका काम क्या है? इसमें खाद्य पदार्थों का, खनिज लवणों का बहाव ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। इसका मतलब जब ये बुआ खाना बना लेगा पेड़ पौधा, तो ये क्या करेगा? ये इधर भी भेजेगा खाना को, इधर भी भेजेगा, इसका प्रत्येक भाग में भेजेगा, नीचे भी भेजेगा और
यहाँ लिखा गया है ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, जबकि वह जालम ऐसा नहीं करता है। जालम का बहाव केवल एक तरफ होता है, केवल ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर जाता है। आया समझ में? अगर ये पार्ट्स लिख दोगे तुमको 2 मार्क फिक्स है कि यहाँ मिलेगा। कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछ देगा, हाँ 2 मार्क्स में आता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या है ना, या अंतर के स्थान पे यहाँ लिख देगा भेद क्या है, तो ऐसे लिख करके आ जाना है। तो आगे समझते हैं, यहाँ जाइलम फ्लोएम समझ गए होंगे। अब आगे है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है देखो, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसका मतलब क्या हो, देखो ये वो पेड़ है ना। अब देखो यहां से देखो ये H2O क्या है? जल है। क्या है? जल। ये H2O जल है। अब देखो यहां से देखो ऐसे ये लकीर दिख रहा है, ये जल में उसको क्या ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है। और किसको दे रहा है? पत्ता को। पत्ता में देखना ये ऐसे ऐसे छिद्र होता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे छिद्र। देखो ये छिद्र अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, ये छिद्र ऐसे होता है ना, ऐसे। ये है रंध्र। क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र है। अब देखो इसी रंध्र से क्या करता है, वो पत्ता सांस लेता है। क्या करता है? पत्ता सांस लेता है। और ये माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये सांस लेता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। और मान लो ये पानी ले गया और ये कौन बनाएगा खाना? ये खाना बनाएगा पत्ती। मान लो पत्ती खाना बनाया, पानी वहां पहुंच गया है। मान लो जहां पे 1 लीटर पानी का काम है वहां पहुंच गया 1.5 लीटर पानी, तो ये पानी क्या, आधा लीटर पानी क्या करेगा? इस रंध्र के सहारे ऊपर उड़ा देगा। रंध्र के सहारे क्या कर देगा? ऊपर उड़ा देगा, है ना। इसके सहारे क्या करेगा? ऊपर उड़ा देगा। तो इसी यही लिखा गया है कि पौधे में वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भागों से जल का, किसका हुआ? जल का रंध्र द्वारा, रंध्र कहाँ होता है? रंध्र इसमें होता है ना। रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, अगर पानी अधिक हो जाता क्या होता है? वाष्प के रूप में इसको निष्कासन कर देता है, यानी उड़ा देता है, भाप बनाकर उड़ा देता है। तो निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आया? कोई पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या लिखोगे? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब देखो बा नोट में, यहाँ पे नोट क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में तो समझते हो, जब तक वो जिंदा रहता है, जब कोई पेड़ वो लगाते हैं और जब तक वो जाकर जिंदा रहता है, यानी अपने पूरे जीवन काल में, तो एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का, अपने भार मतलब वजन, भार मतलब वजन, भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। कितना करता है? 100 गुना, यानी पेड़ का जितना वजन होगा उसका 100 गुना पानी वो वाष्प बना के उड़ा देगा ऊपर। नहीं आया समझ में? मान लो अगर कोई यहाँ पे पेड़ का वजन है 100 केजी, कितना है? 100 केजी, तो ये पूरे अपने जीवन काल में ये अपने भार का 100 गुना पानी, यानी कितना लीटर पानी हो गया? 10,000 लीटर पानी ये वाष्प बनाकर ऊपर उड़ा देगा। तो समझ लो ये पेड़ का जो है ना, पेड़ का केवल एक टहनी जो होता है, टहनी का वजन लगभग 100 केजी होगा, है ना। वो 100 गुना पानी उड़ाता है ऊपर। समझ लो पूरा पेड़ का जोड़ेंगे तो कितना पानी वाष्प बनाकर उड़ाता है ऊपर। ऐसा समझ में? यहाँ लिखा गया है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है, यानी अपने वजन से 100 गुना पानी पूरे जीवन काल में वाष्प बनाकर उड़ा देती है। यहां से देखो बा समझने वाला जो बात है कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है ना। जंतुओं में परिवहन, अब हम लोग देखो बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग क्या किस में आ जाते हैं? जंतु में आ जाते हैं, है ना। हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से जंतु में आ जाते हैं। तो कोई अगर बोल देगा जानवर तो तुम लोग, है ना, टेंशन नहीं लेना है। देखो जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, तो एक कोशिकीय जंतु में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण। एक कोशिकीय जंतु में पदार्थों का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, है ना, उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थों का परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? परिवहन तंत्र, यानी छोटे छोटे जीव जंतु में परिवहन के लिए क्या होता है? उसमें विसरण द्वारा होता है। जैसे शैवाल में हुआ था, शैवाल में क्या होता है? उसका जो पदार्थों का परिवहन होता था विसरण के द्वारा होता। जबकि उच्च श्रेणी के जंतु में, जैसे हम लोग थोड़ा बड़े बड़े जंतु हैं, तो जब वह जंतु बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहता है, तो बड़े बड़े जंतु में जो परिवहन होता है उसमें परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम।
सिस्टम में बहुत चीज रहता है। जैसे कंप्यूटर का बात करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। केवल कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर अलग रहता है ना, डेस्कटॉप अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, सबको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम कहलाएगा। वैसे हम लोग में परिवहन के लिए सिस्टम होता है, क्या होता है, तंत्र होता है, जिसे परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो परिवहन तंत्र होता है, इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव, इस इस तंत्र क्या होता है, तीन प्रमुख अवयव, रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियां। क्या क्या है वो, रक्त, हृदय, रक्तवाहिनियां, तीन को होता है मिलकर रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यहां से समझने वाला बात है कि एक कोशिकीय जंतु में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थों का परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव रक्त, हृदय, वाहिनियां मिलकर रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। आओ इसको फिगर से देखते हैं। यहां से देखो, अभी क्या क्या हम लिखा है, वो क्या क्या लिखा है, रक्त, हृदय और, इसमें फिगर नहीं दिया है, ऊपर दिया गया है, यही तो था। देखो, रक्त परिसंचरण हम लोग में सिस्टम दिया गया है, एक पहला तो ये हो गया, यही हो गया ना हृदय, दूसरा क्या हो गया वो रक्त, दूसरा क्या हो गया रक्त, और तीसरा क्या हो गया, कहाँ थे, ऊपर थे ना, आ गया, यहाँ पे देखो, हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां मतलब जिस रक्त जो है जिस लाइन से, जिस पाइप से जाता है उसे क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियां। अब देखो वो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्या है, रक्त के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, रक्त के बारे में। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, क्षारीय तरल पदार्थ। अच्छा, क्षारीय क्यों होता है ना, जो या तो वो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा। अगर किसी चीज का वो पीएच मान है ना, अगर किसी चीज का पीएच मान 7 से कम होता है, किससे कम होता है, 7 से कम होता है, उसे बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय। अगर किसी चीज का मान 7 से अधिक होता है तो क्या कहते हैं, क्षारीय। अगर किसी चीज का मान केवल 7 हो जाता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ पे देखो वह रक्त यानी खून जो है ना, रक्त का लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त क्या है, एक क्षारीय है। क्षारीय जब ये होगा तो 7 से पीएच मान क्या होगा, अधिक होगा। एक क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.4। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक क्षारीय तरल पदार्थ है। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यह अपने प्रवाह के द्वारा शरीर के सभी ऊतक का संयोजन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रवाह के द्वारा, प्रवाह का मतलब होता है क्या, परिवहन के द्वारा। किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। इसलिए हम रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, है ना। रक्त को क्या बोलते हैं, वो तरल संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब क्या होता है, जोड़ करके रखना, है ना। मान लो शरीर का जितना भी भाग है वहां तक खून क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। यहाँ पे एक जोर से दाब कर देखो, है ना, मतलब 5 सेकंड दाब कर रखो, उसके बाद छोड़ो, जैसे झन सिंह मारेगा ना। यानी यहाँ से क्या हुआ, खून बंद हो गया था, एक बार फिर से स्पीड में गया, बंद हो गया था। खून का क्या होता है, परिवहन होता है, पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है कौन, ब्लड। इसलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, वो हाँ तरल संयोजी ऊतक। यानी रक्त एक प्रकार का लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह अपने प्रवाह का मतलब परिवहन, प्रवाह मतलब परिवहन के द्वारा शरीर के सभी ऊतक का संयोजन करता है। इसलिए इस तरल संयोजी ऊतक, इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। समझ में आया। रक्त क्या करता है कि पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, और ये एक क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तो अगर कहीं आ जाएगा क्वेश्चन की रक्त क्या है, क्या बोल दोगे, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। जब ये 7.4 होता है क्या है, ये क्षारीय है। अब रक्त के बारे में एक जरूरी चीज देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही जरूरी है रक्त। यहाँ पे देखो रक्त के बारे में जरूरी बातें।
रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब अर्थ क्या होता है? जोड़ करके रखना, यानी पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। कौन रखता है? रक्त रखता है। इसलिए रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक, या इसको बोल सकते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसका पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। अगर किसी चीज का पीएच मान 7.4 है, 7 से अधिक है, उसे क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन। यहाँ पे देखो वह इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यह गाढ़ा और क्षारीय होता है। क्या होता है? गाढ़ा और क्षारीय। यह एक स्वस्थ मनुष्य में, है ना, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। औसतन औसतन एक वयस्क मनुष्य में, है ना, एक वयस्क मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि शरीर में कितना खून होता है ना, रक्त होता है, तो औसतन यानी लगभग देखा गया है एवरेज में तो 5.5 लीटर, लेकिन 5 से 6 लीटर भी हो सकता है। 5 किसी का 5 भी होता है, जैसे महिला में आधा लीटर कम होता है। अगर पुरुष में होता है 5.5 लीटर, महिला में कितना होता है? 5 लीटर। तो यहां से औसतन कितना हुआ माना गया है? 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन लौह धातु पाई जाती है, यानी खून में क्या रहता है? वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन रहता है? हाँ, लौह मतलब लोहा है ना, आयरन एफी धातु रह जाता है। इसलिए शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। जिसके शरीर में जितना खून होगा उसके शरीर में उतना हीमोग्लोबिन होगा। जिसके शरीर में जितना हीमोग्लोबिन होगा उसके शरीर में उतना आयरन होगा। जिसके शरीर में जितना आयरन होगा उसका शरीर उतना मजबूत रहेगा। आया समझ में? तो यहां से हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? वो रक्त में। और रक्त हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन धातु पाया जाता है। उससे शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। जिसमें जितना आयरन उसमें उसका शरीर उतना मजबूत। अब देखो ये जो हीमोग्लोबिन है ये मेल में कितना होता है? 14 ग्राम होता है। कितना होता है? 14 ग्राम। और फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम होता है। इसलिए कहा जाता है कि महिला का जो शरीर होता है ना, ये पुरुष से थोड़ा कमजोर होता है ना। बॉल लगेगा नहीं बोलेगा टूट गया है, अब उसका पैसा दो। तो हंसना नहीं है, सही बात है। अब देखो वह औसतन एक वयस्क मनुष्य में वह खून कितना होता है? 5.5 लीटर। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्यों लाल होता है? वो खून का रंग लाल क्यों होता है? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है? रक्त में। कहाँ पे? रक्त में। अच्छा, हीमोग्लोबिन में कौन रहता है? अच्छा, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में होता है। अभी समझेंगे कि खून का 2 पार्ट्स होता है। एक होता है वो प्लाज्मा, एक होता है, एक क्या होता है? रुधिराणु। और रुधिराणु का 3 पार्ट्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां से देखो वह किसी व्यक्ति के वजन का 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। हाँ, अगर मान लो किसी व्यक्ति के वजन है 49 केजी। कितना है? 49 केजी। और हमको पता करना है कि उसके शरीर में कितना खून है ना। अगर उतना नहीं भी है तो कितना शरीर में होना चाहिए? तो उसका 7%, 49 का 7% कितना होगा? कितना ही होगा? 49 गुने 7/100, है ना। तो उसको गुना करके भाग दे दो, उतना उसको खून होना चाहिए। जैसे 7 9 63, 7 चौका 28, 29, 30, 4 34 बटा 100, यानी 3.43 लीटर हो जाएगा। कितना? 3.43 लीटर। तो यहाँ पे एक समझने वाला बात है कि किसी भी व्यक्ति में, हाँ, वजन का 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट? मनुष्य का जितना वजन है, किसी भी व्यक्ति में जितना वजन है उसका 7% खून उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 500 ml या आधा लीटर रक्त कम होता है। यहाँ गलती हो गया है, यहाँ आधा लीटर होगा। यानी एक समानता देखा जाता है कि पुरुष के मुकाबले महिला में जो होता है ना, आधा लीटर खून कम होता है। इसलिए उसका शरीर क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है। अब आओ, ये समझ गया? एक बार इसका रिवाइज कर ले। देखो रक्त के बारे में जरूरी बातें। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर को जोड़कर रखता है, यानी पूरे शरीर को जोड़कर कौन रखता है? रक्त रखता है। इसलिए रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसका पीएच मान 7.4 होता है। और किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे बोलते हैं क्षारीय, 7 से कम है तो उसे बोलते हैं अम्लीय, और 7 है तो उदासीन। तो रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। यह गाढ़ा और क्षारीय होता है। यह गाढ़ा और क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
5 से 6 लीटर। औसतन एक मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? औसतन एक मनुष्य में क्या पाया जाता है? अब यहां से हीमोग्लोबिन, अच्छा रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा, और आयरन यानी लोहा, लोहा धातु पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके शरीर में जितना खून रहता है उसके शरीर में उतना लोहा होता है, जिसके शरीर में उतना लोहा होता है उसका शरीर उतना मजबूत होता है। तो यहाँ से रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहा में वो लोहा पाया जाता है, और जिसमें ज्यादा लोहा आता है उसका क्या होता है? उसका शरीर उतना मजबूत होता है। और यहाँ से रक्त का रंग रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी व्यक्ति के वजन के 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। और यहाँ से एक पॉइंट और है कि समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 550 ml या आधा लीटर रक्त कम होता है ना। एक पुरुष के मुकाबले महिला में आधा लीटर खून कम होता है। इसलिए जिसके शरीर में जितना खून उसके शरीर में उतना हीमोग्लोबिन, और जिसके शरीर में जितना हीमोग्लोबिन उसका शरीर में उतना आयरन, और जिसके शरीर में जितना आयरन उसका शरीर क्या होगा? उतना ठोस होगा, उतना मजबूत होगा। जब इसलिए महिला में क्या होता है? आधा लीटर खून कम होता है, इसलिए उसका शरीर क्या होता है? कमजोर होता है। अब देखो यहां से रक्त की संरचना, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार का। अभी बताए थे रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तरल भाग, दूसरा क्या होता है? ठोस भाग। अब ये तरल क्या होता है, ठोस क्या होता है? देखो वो यहां से रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये रक्त वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये जो पहला भाग है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं? तरल भाग। क्या बोलते हैं? तरल 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 भाग अर्थात वो क्या है? पानी है ना, पानी तरल भाग होता है। और ये क्या होता है? वो ये सॉलिड पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु। अब देखो वह ये जो रुधिराणु होता है ना, ये ठोस भाग होता है। क्या होता है? ठोस भाग। अब तुम लोग बोलेगे वह कि सर खून में ठोस भाग कहां से आ गया? तो देखो जैसे हम लोग क्या शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शरबत बनाते हो कभी? शरबत बनाते हैं तो क्या लेते हैं? एक गिलास लेते हैं, हला नहीं, एक गिलास लेते हैं, है ना, एक गिलास लेते हैं, और गिलास में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। तो पानी जो है, पानी क्या हो गया? तरल भाग। क्या हो गया? तरल भाग। और इसमें क्या करते हैं? शरबत बनाने के लिए इसमें चीनी मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? चीनी मिक्स करते हैं। अब देखो चीनी क्या होता है? ठोस भाग होता है। क्या होता है? चीनी ठोस भाग होता है, लेकिन वो पानी में जाकर क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? पानी में जाकर घुल जाता है। तो यही हो गया। रक्त 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। और ये जो प्लाज्मा जो है ना, ये ठोस तरल भाग है। क्या है? तरल भाग यानी द्रव पदार्थ है। जैसे यहाँ पानी था ना द्रव, वैसे ये द्रव भाग है। जबकि रुधिराणु क्या होता है? ठोस भाग होता है। अब देखो वह ये जो रुधिराणु है इसका 3 पार्ट्स होता है। रुधिराणु का कितना पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? आरबीसी। पहला पार्ट को आरबीसी, दूसरा पार्ट को डब्ल्यूबीसी, तीसरा पार्ट को प्लेटलेट्स। अब इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से प्लाज्मा का भी 2 भाग होता है। पहला फाइब्रिनोजेन, पहला क्या होता है? और दूसरा यहाँ देखो रक्त की संरचना, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला क्या होता है? वह तरल भाग जो जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यहाँ से ठोस भाग जो रक्त कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्त कोशिकाएं। देखो रक्त कोशिकाओं के क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। तो वह खून का 2 पार्ट्स हो गया, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठोस भाग को क्या कहते हैं? रुधिराणु यानी रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अब समझते हैं प्लाज्मा क्या है। समझते हैं प्लाज्मा क्या है। तो देखो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। कोई बोलेगा कि प्लाज्मा कहाँ रहता है? तो प्लाज्मा ब्लड में रहता है। ब्लड में वो एक क्या रहता है? एक पीले रंग का होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना। चिपचिपा पदार्थ पीले रंग का होता है। एक चिपचिपा द्रव होता है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। अब कोई पूछेगा कि खून में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो 55%। और यहाँ से रुधिराणु कितना होता है? 45%। कितना होता है? 45%। अब ये जो प्लाज्मा 55% होता है ना, चिपचिपा द्रव है, या इसका आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण
अकार्बनिक लवण कितना होता है 0.78%, ग्लूकोज कितना होता है 0.5%, तथा शेष अनकार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष क्या होता है? अनकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आया समझ में? यहां से फिर से देखो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, और यही जो हल्का पीले रंग का होता है ना, इसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। अब किसी व्यक्ति को समझ लो बुखार लग गया है ना, कोई भी बीमारी हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या कर तुम जाओगे जांच, खून, डॉक्टर लिखेंगे जाओ खून जांच करवा लो, जाओगे लैब में खून जांच कराने के लिए, तो खून निकाल करके 2-3 को डब्बा होगा उसमें भरेगा, और उसमें से मशीन में डाल करके ना खून को अलग अलग कर लेगा। अब क्या करेगा, यहां से तरल भाग को अलग कर लेगा, ठोस भाग को अलग कर लेगा। अब देखो बुआ, ये जो तरल भाग है प्लाज्मा क्या रहता है, एक हल्के चिपचिपे रंग का होता है, और जितना भी बीमारी होता है ना, यहीं से जांच चलता है कि इसमें क्या हुआ है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से पता नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं सीरम। इसी को सीरम को निकालते हैं और देखते हैं अच्छा इसको तो मलेरिया हो गया है, इसको तो टाइफाइड हो गया है, यानी ऐसे जांच करते हैं। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, इसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यह एक चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में कितना होता है? 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.78% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखो वो आगे प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। प्लाज्मा में जितना भी प्रोटीन उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। जिसमें प्रमुख भाग है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैटिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मान लो किसी का यहाँ से हाथ कट गया, तो हाथ कट जाता है तो खून निकलता है, लेकिन जब खून निकलता है तो कुछ देर के बाद देखना कि वो क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है, यानी वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। वहां एक है ना, एक ऐसे पदार्थ जैसे बन जाता है, इसको थक्का ऐसे बन जाता है और ये सूख जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। यानी उसके शरीर में क्या रहता है? हिपैटिन, है ना। हिपैटिन, जिसके शरीर में जितना हिपैटिन होगा वो उसके शरीर में उतना रक्त का थक्का बनेगा। मान लो हिपैटिन किसी के शरीर में कम है तो खून बहता ही चला जाएगा, बंदे नहीं होगा। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिसमें प्रमुख क्या है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैटिन। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अब समझते हैं रक्त कोशिकाएं। क्या समझते हैं? रक्त कोशिकाएं। इसी को क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। ये जो रक्त कोशिका है, रुधिराणु है, पूरे ब्लड का कितना होता है? 45% होता है। अब देखो वह यहाँ पे रक्त कोशिकाएं यही है ना, रक्त कोशिकाएं। हाँ, रक्त कोशिकाएं ये आयतन के हिसाब से पूरे ब्लड में 45% होता है। इसका पहला पार्ट देखो बुआ, इसका पहला पार्ट है लाल रक्त कोशिका। क्या है? लाल रक्त कोशिका। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त क्या दिखता है? रक्त लाल दिखता है। यहाँ पे छूट गया है, रक्त दिखता है लिखा गया है, रक्त लाल दिखता है, रक्त लाल दिखता है। यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो यानी यहाँ का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वाहक होता है, यानी पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है ना, पूरे शरीर में परिवहन कराता है। अच्छा, लाल रक्त कोशिका देखेंगे, देखो आरबीसी का फिगर यही है। आरबीसी ऊपर में था कि नीचे में था? ऊपर में ही था। ये है आरबीसी। ये जो दिख रहा है गोल गोल चिपटा वाला पदार्थ है ना, ये कैरम बोर्ड का गोटी जैसे है ना, ये हल्का चिपटा हुआ है ना, ऐसे एक टॉफी आता है, हाँ ऐसे, यही है आरबीसी। इसी में ये लाल क्यों दिखता है? हाँ, इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। इसी के चलते शरीर मजबूत दिखता है, जिसके शरीर में जितना आयरन हो शरीर उतना मजबूत। तो यही अभी हम पढ़े हैं आयरन के बारे में। अब आप समझते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती है। ये क्या होता है? अनियमित आकार की। इसका आकार फिक्स नहीं है। अभी हम देखे थे कि यहाँ आरबीसी का आकार क्या था? फिक्स था, ये गोल था, चपटा था, है ना, चॉकलेट जैसे था, जबकि इसका आकार फिक्स नहीं है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जबकि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। अब श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होता है वो? रंगहीन। रंगहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई रंग नहीं होता है। और इसको क्या बोलते हैं? उसका पीएच मान कितना होना चाहिए जो रंगहीन है? 7 है ना। बोले ना उदासीन होता है ना, उदासीन को ही बोलते हैं रंगहीन। जैसे हम बोलेंगे कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसका रंग क्या होता है?
रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जबकि आरबीसी का, हाँ, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं है, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। ये रक्त की जीवाणु जीवाणु और वायरस से रक्षा करती है। अब शरीर को वह रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन है ना, शरीर को वह बीमारियों से रक्षा कौन दिलाता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब लास्ट है वह रक्त पट्टिकाणु। क्या है? रक्त पट्टिकाणु। ये अनियमित आकार की कोशिकाएं, ये इसका भी आकार फिक्स नहीं है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी आज का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको 3 पार्ट में खत्म करेंगे। आज यहाँ तक, यानी रक्त पट्टिकाणु तक पढ़ लिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। बिंबाणु को क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु, है ना। रक्त पट्टिकाणु होगा, वही कानून रक्त पट्टिकाणु, गलती हो गया यहाँ पे। यह भी अनियमित आकार का होता है और ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से कल हम पढ़ेंगे कि मनुष्य का हृदय है ना, इस हृदय के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये अगर फिगर का 5 मार्क आता है, अगर ये फिगर पार दोगे वहां पे, तो वहां तुमको 5 मार्क मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं।